स्पीकर साहब, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगी कि इस पेट्रोलियम पे महंगाई पे डिबेट को खोला गया, और ये सही बात है, मैं इससे एग्री करती हूँ कि छुट्टियों की बजाय ज़रा मेंबरान को बोलने दें, तो ये जो खामखा के एहतजाज होते या सोशल मीडिया पे जो हम ऐसे ही बयानात देते तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन जब कल मिनिस्टर साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने के फ़ज़ाइल गिनाए तो मुझे लग रहा है कि पूरी कैबिनेट भी वॉकआउट कर चुकी है उस पे फ़ज़ाइल को, वो भी नहीं मान रही। आप देख ले फाइनेंस मिनिस्टर या उसके अलावा सारे मिनिस्टर साहिबान वॉकआउट कर चुके हैं। तो पहले तो इनको अपने काबीना को बुलाना चाहिए, अपने मेंबरान को बुलाना चाहिए कि वो क्यों वॉकआउट कर गए। मेरे ख्याल में जो इनके पेट्रोलियम की पॉलिसी है उससे अपने मेंबरान भी एग्री नहीं कर रहे, इसलिए वो कल से वॉकआउट पे है। कल से हमें अगर आप देखें तो पूरी रो बिल्कुल खाली है। कल मैं गिन रही थी, सिर्फ 10 हमारे जो मेल मेंबरान है वो बेटे थे, सिर्फ चंद खवातीन बेटी थी, बाकी क्यों नहीं। और फिर खवातीन भी बेटी रहती है, उनको तो खैर फ्लोर मिलता ही नहीं, बड़ी मुश्किल से चंद लोगों का बस हमने वो लगाया है कि उन्होंने बोलना है, बाकी लोगों ने बस सिर्फ आके इधर कोरम ही देना है। तो मेरे ख्याल में इस संजीदा मौजू पे कल हमारा एक लंबा एजेंडा था, आज अगर आप देखें 92 पॉइंट का एजेंडा है हमारा, वो मुलतवी करके ये डिबेट खोली गई है। लेकिन मेंबरान का अगर ये हाल है तो मेरे ख्याल में हमें फिर अगर ये हम कहें कि हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा दर्द है, इस ऐवान से पॉलिसी आनी चाहिए, तो कैसी पॉलिसी आएगी अगर हमारे संजीदगी का ये हाल है। दूसरी बात, हम आज सुबह से जो सोलर पे बात कर रहे हैं कि पॉलिसी का फुकदान है, तो वाकई हमारा अगर नेट मीटरिंग का मैं बात करूं तो एक साल में हमने 4 दफ़ा उसकी पॉलिसी तब्दील की। तो अगर हमारे पॉलिसी का ये हाल है, जबकि हम अगर देखें तो हम अक्सर अपना जो फाइनेंस का हमारा टीम होती है हम बाहर से दरामद कर देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में फुकदान है ऐसे अच्छे लोगों की कि वो उसको चला सके। उसके बावजूद अगर हमारा ये हाल है कि हम एक परमानेंट पॉलिसी ना बना सके। अगर आप देखें पेट्रोलियम के लिए हमने 5 दफ़ा पॉलिसी चेंज की, तो अगर ये हाल है कि हम एक अच्छी पॉलिसी नहीं दे सकते तो फिर क्या ज़रूरत है हमें इतना फौज ज़बरमौज काबीना का पालने का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ठीक है हमें ये एहसास है कि मुल्क में कि दुनिया में पेट्रोलियम क्राइसिस का हमें सामना है, हमें बताया जाए मुतबादिल हमने क्या दिया। अगर इस वक्त आप देखें मुल्क में 2 करोड़ के करीब मोटरसाइकिल है और 60% जो पेट्रोल है वो मोटरसाइकिल यूज़ कर रहे। क्या हमने ई बाइक की तरफ कोई इक़दामात किए हैं? हमने कोई ऐसे मोटरसाइकिल या हमने ऐसी गाड़ियां प्रोवाइड की है लोगों को कि उससे पेट्रोल की बचत हो और लोगों को कम कीमत भी मिले? क्योंकि ई बाइक यहाँ पे सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में हमने उसको महंगी की। तो अगर ऐसी पॉलिसी है हमारी तो फिर मेरे ख्याल में हम आइंदा के लिए भी ये नहीं है कि सिर्फ जंग की सूरत हाल में हमें पेट्रोल पे काबू पाना चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये सिर्फ पेट्रोल की नहीं बढ़ती, हर चीज़ महंगी हो जाती है और इसका असर गरीब आवाम पे होता है। और दूसरी फिर जब हम महंगाई पेट्रोल बढ़ाते हैं तो उस पर लेवी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, आपको एनएफसी में सूबों को फिर हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी एक टेक्टिक है गवर्नमेंट की कि लेवी पे लेवी बढ़ाते जाओ ताकि वो डिविजिबल पूल में भी ना जाए। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा। अब हमने सब्सिडी दी है, सब्सिडी हमने दी है कि इधर वो होगा जो गवर्नमेंट की जो व्हीकल है उस पर वो जो मेट्रो है या इस किस्म की उस पर कोई वो नहीं दे रहे, चार्जेस नहीं दे रहे। लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि अवाम भी फिर इसका मिसयूज़ शुरू कर देते हैं। आजकल आप मेट्रो की हालत देखें तो इतना रश है कि ना स्टूडेंट को जगह मिल रही है ना ख़वातीन को जगह मिल रही है। तो मेरे ख्याल में फिर हमें उस सब्सिडी अगर हमें देनी है तो हमें सब्सिडी पहले वो सब्सिडी रोकनी चाहिए जो हम बड़े बड़े मगरमच्छों को दे रहे हैं, जिसने इस मुल्क की बुनियादें चाटती है। तो हमें वो सब्सिडी ख़त्म करके बेशक आप फिर इधर सब्सिडी ना दे। फिर मैं कल देख रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में क्रैक डाउन किया गया एनर्जी के लिए कि बिजली भी नहीं देंगे, हम गैस भी नहीं देंगे। मुझे ये बताया जाए
کہ ادھر بجلی تھی کب جو ہم دینے کی اب ہم روکنے بھی کی باتیں کر رہے. ادھر تو 18-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. رمضان روزوں کے مہینے میں بھی افطاری اور سحری کے وقت بجلی اور گیس نہیں ملتی تھی, اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تو پھر یہ کون سا ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ہم وہ سبسڈی دے رہے. اور اسی طرح اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں, خیر ہے کہ پنجاب نے بھی وہ دی ہے, فری کی ہے, یا اسلام آباد میں بھی, لیکن ہمارے صوبے میں تو کوئی ہے ہی نہیں پبلک ٹرانسپورٹ. وہ ادھر کیا ہے, تو خیبر پختونخوا والے اسی طرح مرتے رہیں گے, اس کو کیا سبسڈی دی گئی ہے. تو ان چیزوں کی طرف ذرا آپ کو دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہے, ہم تو سن رہے تھے کہ 10 جہاز آ گئے ہیں پاکستان کے جھنڈے والے. وہ 10 جہازوں کا ہمیں بتایا جائے کہ وہ کدھر گئے. اگر آئے تھے تو وہ آئے یا ہم نے کسی اور کو بھیج دیے جو پاکستان کی جھنڈے پہ وہ اس پہ, تو اگر کسی اور کو ہم نے بیچے ہیں اس کا بھی بتایا جائے, یا جب وہ آئے ہیں تو پھر ہمیں کیوں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہے. میرے خیال میں ایران میں جنگ ہو رہی ہے, اس میں قیمتیں نہیں بڑھ رہی, اور 45 سال سے وہ سینکشن کے زد میں ہیں. ادھر وہی 15 روپے سے 20 روپے کے درمیان ہے, لیکن یہاں پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں, ہم قیمتوں پہ قیمتیں بڑھاتی جا رہے ہیں. اگر اتنا ہم کریں, تھوڑا سا اچھی سفارتکاری ہے, ہم سارے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو ہماری وزیر اعظم یا ڈار صاحب یا فیلڈ مارشل صاحب کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت سفارتکاری میں لیڈ لے رہے, لیکن اس سفارتکاری کا پاکستان کو اور عوام کو کیا فائدہ ہوا, اس سے بھی تھوڑا ہمیں وہ آگاہ کیا جائے. ہمیں بھی اس کا فائدہ لینا چاہیے, تاکہ جو مہنگائی, جو پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہے, اس میں کمی لائی جائے. ایران سے کم از کم ہم سستا تیل لے, اس کے ساتھ جو ہمارے گیس کے معدات ہے اس پہ عمل درآمد کرے. تو اس سے جو عوام کی اس وقت مہنگائی میں پس رہی ہے, جو انرجی کرائسس کا ان کو سامنا ہے, اس پہ قابو پایا جا سکے. ان حالات میں جمعیت علماء اسلام اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. قائد محترم مولانا فضل الرحمان نے جمعے کی احتجاج کی کال دی ہے کہ پورے ملک میں اس پہ احتجاج کیا جائے, اور انشاءاللہ 12 تاریخ کو مردان میں ہمارا ایک عظیم الشان احتجاج جلسہ ہو. اس میں انشاءاللہ تمام عوام ان بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف, ان بڑھتے ہوئے پرائسز کے خلاف, اور پاکستان کی جو پالیسیاں نہیں بن رہی ان کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا, اور عوام اس میں بھرپور احتجاج کریں گے, جو اپنا اس میں عمل دیں گے.